हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि सारे जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ये सभी के सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनके अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये PYQ बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना, और आपको वीडियो में एक कमेंट ज़रूर करना है कि आपको भी वीडियो कैसी लगी। तो जैसी भी आपको वीडियो लगे उसी के अनुसार कमेंट ज़रूर करना है। एक कमेंट आपको करना ही करना है। तो चलिए, अब देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन है 150 जूल, 100 जूल, 75 जूल या फिर 50 जूल। तो देखिए, यहाँ पर हमें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 4 kg। और यहाँ पर दो जो है यहाँ पर वेग दिए हुए हैं। यहाँ पर इसे हम मानेंगे, ये हमारा हो गया V1 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर ये जो 10 हो गए ये हो गया V2। तो देखिए, इसे हम इधर कर लेते हैं। देखिए, जो निकालना है, जो हमें कार्य निकालना है इसमें, मतलब कि किया गया कार्य, तो W बराबर कितना होता है यहाँ पर, W बराबर होता है आपका हाफ गुणा M ब्रैकेट B स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया B स्क्वायर, इसे देखें B स्क्वायर माइनस, यानी कि यहाँ पर हो गया B2 स्क्वायर। इसे हम ऊपर स्क्वायर लिख रहे हैं, इसलिए B2 मान लेंगे इसे। B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट 1, यहाँ पर B2 लिख देंगे इसे। B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। और यहाँ पर हमने जो मान देखे थे, हमारा पहले जो द्रव्यमान कितना था, वो था हमारा M बराबर, यहाँ पर था हमारे पास था 4 किलोग्राम। जैसे कि क्वेश्चन में आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 4 किलोग्राम था। और जो हमारा यहाँ पर B2 का मान कितना था, यहाँ पर हमारा B2 का मान था यहाँ पर B2 का मान था यहाँ पर एक, B का मान था 10, यहाँ पर 10 था। और जो B1 का मान था यहाँ पर हमारे पास, वो था 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमें इन्हें मान को रख देना है। तो 1/2 इंटू M का मान यहाँ पर 4 इंटू, और जो B का मान था हमारा 10 था, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 माइनस इसका 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 5 इसका स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया। और इसका जो हमारा मान निकल के आएगा यहाँ पर 1/, इससे 2 से हम 4 को काट लेंगे, तो हमारे यहाँ पर बाहर कितना आ जाएगा, 2। तो हम इसे सीधा सीधा लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू, और 10 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर होता है 100, और 5 के स्क्वायर 25, तो 100 में से 25 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 75। और यहाँ पर 75 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150 ये आ जाएगा जूल, क्योंकि ये किसका मान है,
W का, यहाँ पर W यानी कि कार्य जो होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो हो गया 150 जूल। तो ये आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 150 जूल इसका क्या हो गया, राइट आंसर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी का हिमांक बिंदु खालिस्तान है। तो देखिए पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये पानी का हिमांक बिंदु होता है। और इसके बाद जो है हिमांक बिंदु ये जो होता है ये वो बिंदु होता है जिस पर जो है पानी जो है यहाँ पर आकर मतलब बर्फ़ बनता है। ये 0 डिग्री के बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर जो है जो बर्फ़ जो है पानी बर्फ़ बन जाता है। वो जो बर्फ़ जब बनता है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस से बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है और 0 पर आते वो जो है पूरी तरह से बर्फ़ बन जाता है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपके सामने एक प्रतिबिंब का आवर्धन 1.5 है जो कि प्लस में है, तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब खालिस्तान पर बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसमें हमें वस्तु की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर और जो है प्रतिबिंब का आवर्धन दे रखा है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमें जो ये 1.5 सेंटीमीटर मान दे रखा है, ये दे रखा है आपका m का मान, यानी कि m बराबर कितना यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। और इसके बराबर ये जो 30 दे रखा है, ये दे रखा है u का मान, तो ये -30 जो है 30 हो गया, -30 जो है ये मतलब कि सेंटीमीटर हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है आवर्धन का वो होता है m बराबर b/u। तो यहाँ पर m बराबर -b/u है यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है आपका इस तरह से m बराबर, देखिए मैं इधर ही लिख देता हूँ नए पे। यहाँ पर m बराबर हमारा मान दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 और जो u है इसका मान दिया हुआ है आपका 30, भी माइनस में 30 सेंटीमीटर। और इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर -b/u। तो यहाँ पर जो मान दिए हुए हैं इस प्रकार दिए हुए हैं कि देखिए m का मान दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है बराबर -b का मान जो है कुछ नहीं है और जो u का मान दिया हुआ है -30। तो इससे हम इसे काट देंगे और इसे 30 को इधर को ले जाएंगे। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 गुणा जब 1.5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो 45 क्या हो गया, 45 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है उस पर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, जो कि 2 ऑप्शन में है। और ये क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा क्योंकि वैल्यू प्लस में आई है। तो ये कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर माइनस में आती तो ये दर्पण के आगे बनता। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो गया ये। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण खालिस्तान से होकर गुजरेगी। तो देखिए जब ये कंडीशन होती है तो वो जो अपवर्तित किरण होती है वो आपका गुजरती है यहाँ पर मुख्य फोकस से। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो गया, मुख्य फोकस। और इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। ये है विद्युत परिपथ। जो विद्युत परिपथ होता है इसमें खालिस्तान की गति से विद्युत धारा बनती है। तो इसमें ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोड या फिर प्रोटॉन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इलेक्ट्रॉन। यानी कि विद्युत परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है
और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके खालिस्तान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें ऑप्शन है विभवांतर, प्रतिरोध, विद्युत आवेश या फिर ताप। तो देखिए जो प्रतिरोध के माध्यम से जो प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है वो आपका होती है यहाँ पर प्रतिरोध के मतलब इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोधक के जो माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा है इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होता है। तो देखिए इनके बीच में जो कोण होता है आपका वो होता है यहाँ 90 डिग्री। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जो अंगूठे और जो मध्यमा उंगली होती है उनके बीच में जो कोण होता है वो होता है आपका 90 डिग्री। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक प्रभाव या फिर प्रकाश गतिज प्रभाव या फिर प्रकाश संश्लेषण प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है फोटोवोल्टाइक प्रभाव। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है वृद्धि संवर्धक पदार्थ और रेजिन और गोंद, और ऑप्शन सी है यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है रेजिन और गोंद। जो पुराने जाइलम में जो अपशिष्ट उत्पादों को जो संग्रहित किया जाता है वो रेजिन और गोंद के रूप में किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि इनमें से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन है निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा या फिर मोलस्का। तो देखिए जंतुओं का जो सबसे बड़ा समूह होता है आपका वो होता है यहाँ पर ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा जो समूह होता है वो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हृदय चक्र क्या है। तो इसमें ऑप्शन है एक धड़कन और एक नाड़ीदर, या फिर एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र, या फिर हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र, या फिर 2 बार एंट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है हृदय के संकुचन। यहाँ पर हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है। क्या हृदय का चक्र, हृदय का चक्र आपका क्या होता है, ये होता है हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो उपास्थि जोड़ता है, सिरा जोड़ता है, अरोलर जोड़ता है या फिर स्नायु बंधन जोड़ता है। तो देखिए मांसपेशियों को जो हड्डियों से जोड़ता है वो जोड़ता है आपका शिरा, यानी कि शिरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो इसमें ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन K, विटामिन D या फिर विटामिन C। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर विटामिन K। ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है विटामिन K। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस खालिस्तान द्वारा वहन होता है। तो इसमें ऑप्शन है मच्छर, जल, वायु या फिर भोजन। तो हमें बताना है कि जीका वायरस किसके मतलब द्वारा वहन होता है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर वो है यहाँ पर मच्छर, यानी कि
जीका जो वायरस है ये मच्छर द्वारा वहन होता है, जिस कारण क्या होता है कि जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है। और इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बबूल के वृक्ष जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों द्वारा उत्पादित गोंद है, तो इसमें ऑप्शन है इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद, या फिर खराब स्वास्थ्य संक्रमण का संकेत, या फिर संग्रहित भोजन का एक रूप, या फिर एक कीट विकर्षक पदार्थ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, इन पादपों का अपशिष्ट उत्पाद। यानी कि ये जो बबूल के वृक्ष के पर जो गोंद उत्पादित होता है ये इन पादपों का जो होता है ये अपशिष्ट उत्पाद होता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो फोटोसिंथेसिस के जिस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है वो हमें बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है रोशनी पर निर्भर प्रतिक्रिया, या फिर केल्विन साइकिल, या फिर फॉर्मेंटेशन, या फिर ऑक्सीडेशन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है केल्विन साइकिल। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण करता है। मतलब कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्लूकोज का निर्माण होता है वो केल्विन साइकिल के स्तर पर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सामान्यतः किस पेड़ की टहनी या डाल का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है। तो देखिए दांत साफ करने के लिए जो उपयोग किया जाता है आपका वो किया जाता है यहाँ पर नीम, जो कि आप करते भी होंगे, शायद आपने किया भी होगा। तो वो जो वृक्ष होता है वो नीम होता है, जिससे हम टूथपेस्ट बना लेते हैं नेचुरली वाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, और ये है देखिए आपका, इसमें एक तरफ जो है जो मतलब मानव शरीर के जो अंग होते हैं वो दिए हुए हैं, और एक तरफ इन्हें मतलब कि जहाँ पर ये स्थित होते हैं वो दिए हुए हैं, मतलब इनमें क्या होता है, और इस तरह से ये इनका हमें मिलान करना। देखिए त्वचा जो होता है वो स्टेट्रीफाइट जो स्क्वेमस जो होता है एपिथेलियम, तो इससे जुड़ा हुआ होता है ये। और जो उपास्थि होता है ये क्या होता है, ये जोड़ों की सतह होती है, ये जोड़ों की सतह होती है यहाँ पर। तो ये इसका आंसर ये हो गया। और जो कंकालीय मांसपेशियाँ होती हैं ये होती हैं आपका स्ट्रेट जो होती हैं यहाँ पर मांसपेशियाँ। तो कंकालीय जो मांसपेशियाँ होती हैं वो यहाँ पर स्ट्रेट जो मांसपेशियाँ होती हैं ये होती हैं, और एक होती है सबक्यूटेनियस परत जो होती है ये होती है आपका लास्ट ये होती है बसीय ऊतक। तो इस प्रकार हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 1 का है वो बी है, 1 का बी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी और डी में है यहाँ पर। और ऑप्शन जो 2 का जो डी है ये जोड़ों की सतह ये भी दोनों में है, और जो सी का जो आंसर है कंकालीय मांसपेशियाँ वो ये सी का मतलब 3 का सी है। तो यहाँ पर 3 का सी यहाँ पर, और 4 का फिर ए हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया आपका, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो इसमें ऑप्शन है एंटोइन लेवोयर्जियर ने, या फिर जोसेफ प्रोट्स ने, या फिर रॉबर्ट बोयल ने, या फिर जैक्स चार्ल्स ने। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है यहाँ पर जोसेफ प्रोट्स ने। यह जो जोसेफ प्रोट्स थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो इसमें ऑप्शन है सीधा रेखा, मतलब सीधी रेखा, या फिर वर्गाकार, या फिर वक्र, या फिर वृत्ताकार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है वक्र। तो धातु में जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है वो होता है आपका वक्राकार, या फिर इसे वक्र भी कह सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी आपका वो की थी जे थॉमसन ने। तो यहाँ पर जो वो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि ईंट पर नाच। तो इस तरह से उससे पर हम जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की खोज पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, तो इससे हमें बताना है यहाँ पर। तो ई से क्या हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉन हो गया। इसकी जो खोज की है वो जे थॉमसन ने की है, यहाँ पर थॉमसन हो गया। और पैसे हो गया आपका यहाँ पर प्रोटॉन यहाँ पर, और ऐसे हो गया यहाँ पर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड हो गया। और ने से न्यूट्रॉन हो गया यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर जो चैडविक हो गया। ये हो गया चैडविक। तो यहाँ पर ईंट पर नाच, यहाँ पर ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने, टे से थॉमसन, और पै से प्रोटीन वो जो प्रोटॉन, और रै से रदरफोर्ड, और ने से न्यूट्रॉन, और चै से चैडविक। तो इस प्रकार आप इसे पता कर सकते हैं, या आसानी से याद रख सकते हैं इस ट्रिक को। तो इससे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आसानी से याद आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें जो हमारे इंटर क्लास तक भी इस ट्रिक को बताया जाता है याद करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 22, और ये है, यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो देखिए जब किसी एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होती है आपका वो होती है यहाँ पर, पहले विकल्प देख लेते हैं, वो होती है आपका यहाँ पर 23। तो इसका 23 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। तो यह हो गया इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, किसी तत्व की संयोजक शक्ति या फिर क्षमता क्या कहलाती है? तो देखिए किसी तत्व की जो संयोजक शक्ति होती है वो कहलाती है आपकी संयोजकता। संयोजकता शक्ति जो है ये संयोजकता कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है जिसे खालिस्तान से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लिटमस जो होता है इसे जो प्राप्त किया जाता है आपका वो किया जाता है यहाँ पर लाइकेन से। यानी लिटमस जो होता है ये एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक है और इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2। तो ये होता है आपका एल्केन का जो है सामान्य सूत्र, यानी कि नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको।
तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वीडियो में कमेंट ज़रूर करना और इसे लाइक भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय